So up till now we know that the anthropology it is the holistic discipline. ठीक है, होलिस्टिक डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बेसिकली आपके पास ह्यूमन बीइंग की हर एक डायमेंशन को स्टडी किया जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो हमारा सोशो कल्चरल डायमेंशन है उसको स्टडी किया जाएगा, हमारे रिचुअल्स को स्टडी किया जाएगा, फैमिली को स्टडी किया जाएगा, मैरिज को स्टडी किया जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया जाएगा। उसी के साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली हमारे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को और जो हमारी बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है उसको भी स्टडी करता है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन यानी कि हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है, कैसे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो इरेक्टस बने, होमो इरेक्टस से फिर हम होमो सेपियंस बने, और इसी बीच में आपके पास हमारा जो संगम है या फिर हमारा जो मेल है वो हमारे एक और एंसेस्टर यानी कि एक नियंदरथाल मैन से जो है वो कैसे होता है। एक एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट जो है वो इस एवोल्यूशन के साथ डील करता है। जो दूसरा एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है यानी कि जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट रहता है, वो इसके साथ डील करता है कि बेसिकली हमारा जो बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है वो कैसा है अभी। अब हमारा जो बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल इकोलॉजी। अब जो हमारी इकोलॉजी है वो डायरेक्टली हमारे बायोलॉजिकल मेकअप को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चेस्ट की बात करें, अगर हम चेस्ट के सर्कमफेरेंस की बात करें, तो जो चेस्ट का सर्कमफेरेंस है वो जो हाईलैंड्स के ऊपर लोग रहते हैं, आप बड़े एल्टीट्यूड के ऊपर लोग रहते हैं, उनका चेस्ट का जनरली ये देखा जाता है कि सर्कमफेरेंस जो है वो ज़्यादा होता है, विस वो लोग जो कि आपके पास सी लेवल के ऊपर रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इकोलॉजी का सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो आपकी बायोलॉजी के ऊपर है। सिमिलरली हमने ये देखा है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट कोल्ड होना शुरू हो जाता है, आपकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है यानी कि आपका जो सिर का साइज़ है, जो क्रेनियम का साइज़ है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। ये हमने एक डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी देखी है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग नदरन यूरोप के अंदर रहते हैं, जो लोग ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो सर की जो एक इंडेक्स है दैट इज़ मोर ब्रैकिसेफेलिक, उनका जो सेफेलिक इंडेक्स है वो चौड़ा रहता है, सर की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा रहती है विस द पीपल हु आर लिविंग इन द ट्रॉपिकल्स। उनका जो क्रेनियम है वो थोड़ा सा लंबा रहेगा। उसी के साथ साथ आपका जो शरीर का साइज़ है, जो शरीर की जो बनतर है वो भी चेंज करती रहती है। अगर आप अफ्रीका के अंदर आ जाएंगे तो आपको लीनियर फॉर्मेशंस यानी कि जो आपके पास लंबे लोग हैं, पतले लोग हैं, वो ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप अफ्रीका से हट के थोड़े थोड़े जो कोल्ड क्लाइमेट्स के अंदर जाना शुरू करोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि चौड़े जो मर्द हैं या फिर जो मोटे मर्द हैं वो जो है वो ज़्यादा दिखाई देंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चले जाते हो तो आपके पास बर्गमैन रूल जो है वो लगना शुरू हो जाता है, जो कि कहता है कि जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है विस दी सरफेस एरिया। तो आपके पास जो थोरेसिक्स का साइज़ है, ये जो आपके पास ट्रंक का साइज़ है वो उनका बड़ा होना शुरू हो जाता है, चौड़े होने शुरू हो जाते हैं। अफ्रीका के अंदर यही जो आपके पास चेस्ट का साइज़ है वो बैरल शेप्ड रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इकोलॉजी वो डायरेक्टली आपकी बायोलॉजी को इन्फ्लुएंस करती है। उसी के साथ साथ हमने ये देखा है कि जो डिसीज़ है वो भी आपकी सोसाइटी, आपकी कल्चर, उसको भी जो है वो मैनिफेस्ट करती है या फिर उसको भी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इन द केस ऑफ इवन अगर डिसीज़ की भी ना बात की जाए, इन द केस ऑफ मेनोपॉज हमने ये देखा कि जो मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ज़्यादा सीवियर रहते हैं विस व्हाट वी हैव स्टडीड इन द ईस्टर्न कंट्रीज़।
कारण इसका जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो इसका साफ साफ ये पता चलता है, बिकॉज इन दी वेस्टर्न कंट्रीज हम ये देखते हैं कि वहाँ पे औरत को जब खास करके रिटायरमेंट की स्टेज के पास आती है तो उसको एक तरह से बर्डन मानना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन जो हमारे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे औरत को बर्डन नहीं माना जाता है, वहाँ पे जो है वो अगेन उसको दादी अम्मा बना दिया जाता है, उसकी जो है वो हुकूमत चलनी ज़्यादा हो जाती है हाउस होल्ड्स के अंदर, उसकी जो एक हम कहते हैं कि उसकी जो बात है वो लोग ज़्यादा मानना शुरू कर देते हैं, उसके एक्सपीरियंस की कदर होनी शुरू हो जाती है। सो बेसिकली जो बायोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो भी हम देखते हैं कि जो मेनोपॉज की सीवियरिटी है ऑन वन साइड वो आपके पास बढ़ती है, दूसरी साइड पे मेनोपॉज को सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ पे आपके पास सीवियरिटी जो है वो नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, बट जो आपके पास एक एंग्जाइटी होती है, जो आपके पास वो मेंटल जो ट्रॉमा होता है, दैट इज़ वेरी लेस, वो बहुत कम। ठीक है, उसी के साथ साथ टेक द केस, अब अगेन ऐसी स्टडीज़ जो है वो शिकागो के अंदर की गई, एक कुछ स्टडीज़ की गई और उसके अंदर ये पाया गया कि जो अमेरिकन ब्लैक्स हैं उनका जो आईक्यू लेवल है वो कम है विसाविस दी वाइट्स। अब लोगों ने जो है वो इस चीज़ के ऊपर, कई लोगों ने जो है बहुत एतराज़ जताया कि ऐसी जो है वो बड़ी ही अनएथिकल स्टडी है। फिर उसके बाद कुछ लोग थे एल्विन गॉफमैन जैसे, उन लोगों ने जो है वो अगेन इसको जो है वो और डीपली स्टडी किया। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली जो ब्लैक्स की जो परवरिश है वो गैटोज़ के अंदर होती है, जहाँ पे पुलिस का आना जाना बहुत ज़्यादा लगा रहता है, मेंटल एंग्जाइटी रहती है, जिसकी वजह से ये देखा गया कि उनकी जो आईक्यू लेवल है, यानी कि जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बड़ा लथार्जिक होता है, बहुत आपके पास धीरे धीरे जो है वो होता है। बट ऑन दी अदर हैंड विस दी अदर सेंटिमेंट्स वो जो है वो ऐसा, अगर वाइट्स की बात करें तो एंग्जाइटी नहीं होगी, वो जो पब्लिक स्कूल्स के अंदर नहीं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ेंगे, अर्थमेटिक अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो है वो फॉर्मली उनको बताई जाएंगी, ये सारी चीज़ें होंगी उनके अंदर। तो क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो अगेन आपके पास जो आईक्यू है वो उनके अंदर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें ये पता चलता है कि हम इंसान को बाकी जानवरों की तुलना, जो जानवरों की तरह इंसान की जो तुलना है वो नहीं कर सकते। जो बाकी जानवर हैं उनके अंदर हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवा सकते हैं, इंसान को ये नहीं कहा जा सकता कि आप जो है वो इसी के साथ ही शादी करो। ठीक है, और इंसान के अंदर जो ट्रेड्स पैदा होते हैं उसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकली नहीं स्टडी किया जा सकता, उसको स्टडी करने के लिए कल्चर का इंटरफेरेंस भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए बेसिकली जो हमारी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है वो हल्का सा बायोलॉजी से अलग रहती है। बायोलॉजी के अंदर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इंसान के बायोलॉजिकल मेकअप को स्टडी किया जाएगा, बट ऑन द अदर हैंड इन द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी we will be studying that how the culture it joins or it co-joins with the biology and thus आपके पास जो है वो एक तरीके से जो एक जिसको हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आजकल बायो सोशल अप्रोच कहते हैं या फिर बायो कल्चरल अप्रोच कहते हैं, वो जो है वो फॉर्मेट होती है, वो बनती है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। सो इसीलिए हम देखते हैं कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बेसिकली ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टडी किया जाएगा, वेरिएशंस को स्टडी किया जाएगा, अडेप्टेशंस को स्टडी किया जाएगा, और इन चीज़ों को स्टडी करते करते हम लगभग इंसान जिन जिन चीज़ों के साथ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इंटरेक्ट करता है, हम उन सभी चीज़ों को जो है वो स्टडी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इस स्टडी के अंदर अगेन हम जीन्स के साथ लिंक करेंगे चीज़ों को, हम आपके जो स्केल्टन्स हैं, जो डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी है वो कैसे जो है वो एक्ट होती है, आपके बिहेवियर्स जो है वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे जो है वो एक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्यूट्स की स्टडी है, तो अक्सर मैं ये स्टडी को जो है वो कोट करता हूँ
कि इन्यूट्स के अंदर ये पाया गया कि वो लोग जो है वो गुस्सा नहीं होते, या फिर उनके अंदर गुस्सा जो है वो बहुत कम आता है। अब गुस्सा तो जो है वो ये आना चाहिए हार्मोन्स की वजह से, और बायोलॉजी कहती है कि गुस्सा जो पैदा करते हैं हार्मोन्स, दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका जो अगेन एक जो सबसे बड़ा पैटर्न छिपा होता है वो एनवायरनमेंट और कल्चर के बीच में है। तो एनवायरनमेंट उनका ऐसा है कि उन सब लोगों को एक ही इग्लू के अंदर रहना पड़ेगा। अगर वो भी गुस्सा करने लग गए तो बेसिकली वो इग्लू जो है वो ढह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा उनका घर परिवार। अगर वो अलग अलग इग्लू के अंदर रहने लग गए तो अगेन प्रॉब्लम आ जाएगी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं होगा, तो कैसे जो है वो सरवाइव कर पाएंगे ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये देखा गया कि वो जो एस्कीमोज हैं उन्होंने एक अपना कल्चरल बिहेवियर या फिर कुछ ऐसे कल्चरल रूल्स बना लिए जिसके तहत कि जो डिस्प्यूट रिड्रेसल है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया। जब जैसे ही ग्रीवियंस उठी, जैसे ही हल्का सा जो है वो गुस्सा आया, साथ के साथ बैठक बुला ली गई और साथ के साथ जो है डिस्प्यूट का रिड्रेसल जो है वो ढूंढ लिया गया। जब इस तरह से इतनी तेज़ी से डिस्प्यूट का रिड्रेसल ढूंढ लिया जाता है तो अगेन गुस्सा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है, और इवेंचुअली धीरे 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 देखते देखते ये हमें नज़र आने लग गया कि इन्यूट्स को गुस्सा ही कम आता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं जिसकी वजह से कल्चर का एक खास तरह का अडेप्टिव मेकअप बनता है, और उस अडेप्टिव मेकअप की वजह से आपकी जो बायोलॉजी है वो इन्फ्लुएंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम एवोल्यूशन के अंदर थे तो एवोल्यूशन के अंदर इवॉल्व करते करते अफ्रीका के अंदर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि हमें अच्छे टूल्स बनाने पड़े वहाँ पे। अच्छे टूल्स क्यों बनाने पड़े? क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो आपके पास धीरे धीरे, हम आज से अगर तकरीबन 20 लाख साल पहले की बात करें तो एनवायरनमेंट जो है वो एवरग्रीन एनवायरनमेंट से धीरे 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 वुडलैंड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर जाना शुरू हो गया था। तो जब ऐसे एनवायरनमेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये देखा जाता है कि अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इसी तरह से जब तब जो ह्यूमंस होते होंगे जो कि बिल्कुल जो है वो एप्स जैसे होते होंगे, उनका भी कंपटीशन बाकी स्पीसीज से बढ़ गया। तो बाकी स्पीसीज से हमने कंपटीशन जीता कैसे? विद द हेल्प ऑफ टूल्स। हमने कुछ टूल्स बनाने शुरू किए, हमने कुछ साधारण से हथियार बनाने शुरू किए। तो जब हम इन टूल्स को बनाते थे तो वो लोग सबसे अच्छे टूल्स बना लेते थे जिनका अपोजेबल थंब हुआ करता था। आप गोरिल्ला वगैरह देखिएगा, उनका अपोजेबल थंब नहीं होता है, उनका थंब जो है वो बिल्कुल पैरेलल होता है उंगलियों के। तो वो लोग सबसे अच्छे टूल्स बना लिया करते थे जिनका ऐसे अपोजेबल थंब हुआ करता था। तो जब आपका अपोजेबल थंब है तो वो लोग अच्छे टूल्स बना रहे हैं, तो इस तरह से धीरे धीरे वही लोग जो है अच्छे टूल्स वाले आगे जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, आगे रिकॉपुलेट करते हैं, और उनके जो थंब वाले जो जीन्स हैं वो आगे पॉपुलेशन के अंदर जो है वो और ज़्यादा चलते हैं, और ज़्यादा लोग जो है उन चीज़ों को पसंद करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ऐसे करके हम ये देखते हैं कि डायरेक्टली एनवायरनमेंट की वजह से, टूल क्रिएशन की वजह से आपके अंदर ये जो अपोजेबल थंब है वो आया है। सिमिलरली लैक्टोज परसिस्टेंस जीन्स, आपने एनिमल हस्बेंड्री शुरू की। अब एनिमल हस्बेंड्री ये भी एक जो है वो विषय है कि यह कहाँ पे शुरू हुई। कुछ कहते हैं इजराइल के अंदर शुरू हुई है, कोई कहते हैं कि सेंट्रल एशिया में शुरू हुई, कहीं पे भी शुरू हुई। तो जब आपने एनिमल हस्बेंड्री शुरू की तो इवेंचुअली बिकॉज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एक कल्चर की वजह से आपके अंदर लैक्टोज परसिस्टेंस जीन्स जो है वो आए। सिमिलरली टेक द केस ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। अब ये सिकल सेल एनीमिया कैसे आपके अंदर पैदा होता है, इसकी भी एक लंबी चौड़ी कहानी है। और कहा जाता है कि जैसे ही मलेरिया पैदा हुआ इंसान के अंदर तो इंसान ने एक इम्यून सिस्टम यानी कि एक अडाप्टिव रिस्पॉन्स जो है वो बनाया, वो था सिकल सेल एनीमिया। कि आपने होमोग्लोबिन का एक वेरिएंट जनरेट किया सिकल सेल, जिसके तहत कि आपकी जो होमोग्लोबिन की जो म्याद है
वो जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपके पास मलेरियल पैरासाइट है वो कभी आपके आरबीसी के ऊपर, रेड ब्लड सेल के ऊपर ग्रो ही नहीं कर पाता। सो यू बिकम नेचुरली इम्यून टू द मलेरिया और द मलेरियल पैरासाइट। सिमिलरली ये कहा जाता है कि दैट द G6PD डेफिशिएंसी, ये भी जो है वो मलेरिया की वजह से ही आई। तो इस तरह से हमें ये बड़ा साफ हो जाता है कि इंसान को बेसिकली किसी एनिमल की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। इंसान जो है वो उसके अंदर एक बड़ी ही अद्भुत चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कल्चर। तो वो कल्चर अगेन एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट होती है। एनवायरनमेंट डायरेक्टली भी इंसानों को इन्फ्लुएंस करता है, एनवायरनमेंट कई बार कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है, और कल्चर जो है वो फिर उसके बाद इंसान की बायोलॉजी को जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। तो इसीलिए हम मानते हैं इन द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट कि जो आपके जीन्स हैं, आपकी बॉडीज़ हैं, आपके कल्चरल बिहेवियर्स हैं, आपके इन्वायरमेंट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ बेसिकली जो है वो को ज्वाइंट रहेंगे। और इसी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या फिर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, वो ये हैं कि कैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स बनते हैं। हाउ डू वी बिकम द ह्यूमन बींग्स। हमारी डाइवर्सिटी क्यों है। अब डाइवर्सिटी क्यों है, इसका जो सरल सा जो एक आंसर है वो ये आता है कि बिकॉज देयर आर मल्टीपल environments. Because of the multiple environments, there are multiple cultures. Because of the multiple cultures and the multiple environments, we will have the multiple biological makeups. ठीक है। एंड इवेंचुअली इसी के वजह से आपके पास जो है वो बेसिकली बायोलॉजी और कल्चर दोनों चीज़ें ही आपके हेल्थ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर लेट से आप टूल्स ना बनाते तो क्या आप आज से 20 लाख साल पहले सर्वाइव कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। आपकी क्या चलती बाकी प्रेडेटर्स के सामने। सिमिलरली हमने ये देखा है कि जब तक डॉक्टर्स जो है वो ट्राइबल लैंग्वेजेस नहीं बोलते तो जो आपके पास आदिवासी लोग हैं या फिर जो बनवासी लोग हैं वो जो है वो उनसे दवाइयाँ नहीं लेते। तो इसका मतलब क्या है कि अगेन अगर हम आज भी ये चाहते हैं कि हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे या फिर हमारे नेशन की हेल्थ अच्छी रहे, तो हमें कल्चर के बारे में खूब सारी जानकारी होनी चाहिए, हमें एटलीस्ट लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज भी हेल्थ के अंदर, हेल्थ इंटरवेंशंस के अंदर कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हमने ग्रोथ के एस्पेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें देखी हैं कि इंसान की जो ग्रोथ है वो जितनी बायोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है उतनी जो है वो आपके पास कल्चर के ऊपर भी डिपेंडेंट रहती है। इसको अगेन जैसे आपकी हाइट है, इसको हम कई बार थ्रेशहोल्ड ट्रेट्स के अंदर रखते हैं, आगे चल के करेंगे थ्रेशहोल्ड ट्रेट्स को, कि जहाँ पे जीन्स भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं और उसी के साथ साथ कल्चर भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। लेट से आप जो है वो आपके अंदर लंबे कद वाले जीन्स तो आ गए, लेकिन आपने कभी प्रोटीन डाइट या फिर प्रोटीन रिच डाइट जो है वो खाई ही नहीं, तो लंबा कद कैसे हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि इंसान के लिए जितना कल्चर इम्पॉर्टेंट है, जितनी बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, उतना ही जो है वो कल्चर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो एक जो है वो आपके पास इस लूप को, जिसको हम कहते हैं दी बायो कल्चरल अप्रोच, उस चीज़ को जो है वो स्टडी किया जाता है। और मोटा मोटी जो है वो इसके अंदर जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है इसमें क्या क्या चीज़ों का कवर किया जाता है। तो पहली चीज़ है ऑब्वियसली दैट इज़ द ह्यूमन एवोल्यूशन और द पेलियो एंथ्रोपोलॉजी। ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि आप जो आज हो वो क्यों हो। ठीक है। कैसे जो है वो आपके पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमोसेपियंस बनता है, कैसे जो है वो आपके पास होमोसेपियंस जब आए तो क्या उसने ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ शादी की या फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस को जो है वो एक वायलेंट इंटरफेस के अंदर जो है वो हरा दिया, क्या हुआ एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर हम स्टडी करते हैं, यानी कि होमोसेपियंस आखिरकार बने कैसे, हमारी जो है वो हिस्ट्री क्या है। एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से जो हिस्ट्री है
इट इज़ नॉट द रिटन रिकॉर्ड्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपके वो हिस्ट्री वाली हिस्ट्री नहीं होती है। एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से हिस्ट्री का मतलब होना चाहिए इंसानियत की हिस्ट्री से, इंसानों की हिस्ट्री से। और इंसानों की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इंसानों की हिस्ट्री जो है, ऐसा नहीं है कि आज से 2000 साल पुरानी है या फिर 3000 साल पुरानी है जब इंसानों ने लिखना शुरू किया। नहीं, हिस्ट्री जो है वो ये आपके पास जो है आज से 20-30 लाख साल पुरानी है, क्योंकि हम जो है वो ये समझने की कोशिश करते हैं दैट हाउ वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम आर एप एंसेस्टर्स। ठीक है, तो ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर हम इसी एवोल्यूशन की बात करते हैं, हम हिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी आपकी सच्चाइयाँ वो हिस्ट्री के अंदर बनी होती हैं, हिस्ट्री के अंदर बजी हुई होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेसिज्म की बात करना चाहते हो, तो रेसिज्म के अंदर अगेन ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार जो है वो रेस बनी कैसे है। तो रेस बनी कब है, ये जो है वो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रो मैग्नन मैन को समझना, ग्रिमाल्डी मैन को समझना, तो जो कि आपके जो है वो अगेन होमोसेपियन एंसेस्टर्स थे। इसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नियंदरथाल मैन को समझना, जो अगेन आपके जो है वो एक एंसेस्टर थे। ठीक है, तो आप जो है वो अगेन इसी के अंदर जो दूसरी चीज़ आती है वो ये आती है कि आप प्राइमेटोलॉजी को समझने की कोशिश करते हो, प्राइमेट्स को समझने की कोशिश करते हो। ठीक है, प्राइमेट्स कौन है? प्राइमेट्स जो हैं दे आर यूर लिविंग कजन्स। जैसे फॉर एग्जांपल चिंपैंजीज हो गए, वैसे तो हम लोग भी एक प्राइमेट ही हैं, बट प्राइमेटोलॉजी के अंदर बिकॉज ह्यूमन एवोल्यूशन को अलग तरीके से स्टडी किया जाता है, तो प्राइमेटोलॉजी के अंदर बेसिकली हम जो है वो आपके जो लिविंग प्राइमेट्स हैं उनको जो है वो स्टडी करते हैं। चिंपैंजीज को स्टडी किया जाता है, गोरिल्लास को स्टडी किया जाता है, और इसके अंदर ये बात जो है वो स्टडी की जाती है कि आखिरकार जो आपके पास जो बिहेवियर है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखा गया चिंपैंजीज के अंदर, गोरिल्लास के अंदर ये देखा गया कि शादी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनके अंदर भी हैं। ठीक है, बैचलरिज्म ऑरंगटान्स के अंदर भी मिलता है। जो आपके पास ये फाइट का कल्चर है या फिर वॉर का कल्चर है, ये जो है चिंपैंजीज के अंदर भी मिलता है। तो प्राइमेटोलॉजी हमारे लिए ये चीज़ डिसाइफर करने की कोशिश करती है, पहली बात कि हम इन लोगों से अलग कैसे हैं। दूसरी बात, ये हमारे लिए इन चीज़ों को डिसाइफर करती है कि ये जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो कल्चरल संस्थान हैं जिनके अंदर हम आजकल रह रहे हैं, शादी है, किनशिप है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, टूल मेकिंग है, लर्निंग है, सोशलाइजेशन है, ये जो सारी के सारे प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस हैं ये कब बनते हैं? तो जब हम इनको स्टडी करते हैं तो बेसिकली इनके अंदर भी ऐसे जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें देखने में मिलते हैं। तो थस वी एनालाइज कि आपके पास जो है वो इन लोगों के अंदर भी एक तरह का कल्चर होता है। तो हमारा जो कल्चरल एवोल्यूशन है उसकी आधी समझ जो है वो प्राइमेटोलॉजी से हमें जो है वो मिलती है, खास करके बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की समझ जो है प्राइमेटोलॉजी से बनती है। देन उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है दैट इज़ द स्टडी ऑफ द ह्यूमन वेरिएशंस, सॉरी तीसरी चीज़। तो तीसरी चीज़ के अंदर द स्टडी ऑफ द ह्यूमन वेरिएशंस, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके पास बहुत सारे इन्वायरमेंट्स हैं। तो जब आपके पास बहुत सारे इन्वायरमेंट्स हैं तो इन इन्वायरमेंट्स को जो है वो आप जब स्टडी करते हो तो ये पाते हो कि कैसे ये इन्वायरमेंट्स दे आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन बॉडी, दे आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द वेरिएशंस इन द ह्यूमन बॉडी, जिसकी वजह से वी सी दैट देयर आर डिफरेंट रेसेस दैट आर फॉर्म्ड। ठीक है, कोई जो है वो आपके पास काला हो जाता है, कोई गोरा हो जाता है, किसकी नाक जो है मोटी हो जाती है, किसी की नाक पतली हो जाती है, किसी का सर जो है वो मोटा हो जाता है, किसी का पतला हो जाता है। एंड देयर आर डिफरेंट क्लाइंट्स। क्लाइंट्स का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज करता रहता है, तो आपके पास देयर इज़ अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट बाय द नेम ऑफ द फ्रैंक लिविंगस्टोन। फ्रैंक लिविंगस्टोन कहते हैं कि उन क्लाइंट्स के हिसाब से आपके पास जो है वो ह्यूमन बायोलॉजी भी अपना रुख जो है वो बदलती रहती है।
तो जैसे जैसे हॉट क्लाइमेट, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट धीरे धीरे कोल्ड क्लाइमेट के अंदर बदलना शुरू हो जाएगा, तो वैसे वैसे हम देखेंगे कि आपका जो सिर है, जो सेफेलिक इंडेक्स है, वो धीरे धीरे ब्रैकीसेफेलिक की तरफ, यानी कि आपकी जो सिर की चढ़ाई है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। सिमिलरली हमने ये देखा इन योर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, हम ये देखते हैं कि इंसान के अंदर आज से तकरीबन 4000 या 3000 साल पहले अर्बनाइजेशन जो है वो हुआ, अर्बन रेवोल्यूशन आया। तो इस अर्बन रेवोल्यूशन की वजह से तकरीबन 4000-5000 साल पहले भी कई सिविलाइजेशंस के अंदर है, इस अर्बनाइजेशन की वजह से दरअसल ये दिखाई देता है कि अलग अलग डिसीजेज जो है वो अलग अलग लोगों के अंदर फैले। तो हर एक इंसान के अंदर देयर इज द हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स। ठीक है, देयर आर HLAs, जिसको हम जो है वो जनरली एक बड़ी ही साधारण भाषा के अंदर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो कह देते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स वगैरह कुछ ऐसा जो है वो डिनोट कर देते हैं। तो आप सब के अंदर जो है वो अलग अलग तरह के HLAs हैं, या फिर अलग अलग तरह के जो है वो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स है। ये क्यों है, सबके अंदर सेम क्यों नहीं है? The reason behind it is the diseases that we have encountered in our human history. तो क्योंकि अलग अलग डिसीज़ को अलग अलग तरह का जो है वो आपके पास इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए था सर्वाइव करने के लिए। तो इस तरह से आपके पास जो है वो अगेन आपकी हिस्ट्री की वजह से, आपके क्लाइमेट की वजह से, आपकी इकोलॉजी की वजह से यू हैव जनरेटेड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी इनसाइड यू। ठीक है। सिमिलरली ह्यूमन इकोलॉजी की वजह से आप जो है बहुत सारी डाइवर्सिटी करते हो। उसी के साथ साथ देयर इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है इन दी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट, कि कैसे जो है वो ह्यूमन बॉडी ग्रो करती है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी को ग्रो करने के लिए ना सिर्फ जीन्स की ज़रूरत है, ना सिर्फ हार्मोन्स की ज़रूरत है, बट उसी के साथ साथ आपको कल्चरल फैक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस स्टडी इट वाज डन बाय कपूर एंड हिज टीम। जो लड़कियां जो हैं वो आपके पास जब टेराई उत्तराखंड के अंदर तेरी डैम वगैरह ये सब बने और बहुत सारे जो गांव हैं वो डिस्प्लेस हो गए, गांव जो है वो नीचे उनको जॉब वगैरह नहीं मिली, तो वो जो है वो कुछ जो फैमिलीज थी वो वेस्टर्न यूपी के अंदर आके जो है वो गन्ने के अंदर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था, शुगर केन इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। तो जब उन लड़कियों ने शुगर केन इंडस्ट्री के अंदर काम करना शुरू किया तो बेसिकली क्या हमें दिखा कि उनके अंदर जो मेनोपॉज है वो बहुत जल्दी आ रहा है, एंड मेनोपॉज जो है उसके सिम्टम्स दे आर वेरी एलिवेटेड। उसके बाद गठिए जो हड्डियों का दर्द है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसी के साथ साथ जो सर्विक कैंसर है उसका जो वनरेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हुई है। ठीक है। द रीज़न बिहाइंड इट वॉज द साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ऑफ लिविंग देयर विलेजेस और उसके बाद कुछ ना मिलना, डेप्रीवेशन, जिस तरह से सिस्टमेटिक डेप्रीवेशन उनके अंदर किया गया। फिर उसके बाद जैसे ही वो शुगर केन फार्मर उन फार्म्स के अंदर आते हैं, दे आर नॉट यूज टू दैट पर्टिकुलर क्लाइमेट। उस हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर उनको काम करना पड़ता है। दे आर नॉट यूज टू दैट, बॉडीज आर नॉट यूज टू दैट। बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो उनके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो है वो इस तरह से हम ये देखते हैं दैट जो ह्यूमन इकोलॉजी है या फिर आपके पास जो है जो ह्यूमन बायोलॉजी है, इट इज़ वेरी मच लिंक्ड विद, और ख़ास करके जो इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इट इज़ वेरी मच लिंक्ड विद द कल्चरल एनवायरनमेंट दैट यू आर लिविंग इन। उसी के साथ साथ आपके पास जो है वो अगेन हम जो है वो जो स्केल्टन बायोलॉजी है उसको हम स्टडी करते हैं। खैर आपके सिलेबस के अंदर जो है वो नहीं है इन द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट। उसी के साथ साथ हम बायो आर्कोलॉजी को भी जो है वो यहाँ पे स्टडी करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि कैसे जो है जो पास्ट में आपके पास वॉर्स कैसे हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टन केव सिस्टम्स जहाँ पे हमें जो है वो नियंदरथाल मैन के जो क्रेनियम है वो टूटा हुआ मिलता है। ठीक है। अब हम कैसे ये जान लेंगे कि जो क्रेनियम है वो जो टूटा हुआ है
वो किसी होमोसेपियन ने तोड़ा है, किसी रिचुअलाइज्ड एक्टिविटी के अंदर वो टूटा है, या फिर इट्स बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा, किसी एनिमल की वजह से जो है वो टूटा है। सो इन सारे कामों के लिए वी हैव द बायो आर्कोलॉजी। बायो आर्कोलॉजी क्या करती है कि बेसिकली जो पुराने अवशेष हैं उनको वो निकालती है और उनका करेनियम रिकंस्ट्रक्शन जो है वो करने की कोशिश की जाती है, जिसके तहत कि हमें ये पता चलता है कि आखिर इन लोगों के साथ ह्यूमन पास्ट के अंदर हुआ क्या था। उसी के साथ साथ वी हैव फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी को ऑलरेडी ये सारी चीज़ें रिकंस्ट्रक्ट करनी आती हैं। डेंट जो आपके पास अगेन स्केल्टन बायोलॉजी की जो है प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है। सो वी नो द एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट। तो इवेंचुअली एंथ्रोपोलॉजी की ये जो नॉलेज है, इट इज़ यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड, ठीक है। तो डेड की आइडेंटिफिकेशन, उसी के साथ साथ जो सुराग हैं उनको ढूंढना, और उसी के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो कातिल हैं उनको सज़ा दिलाना, ठीक है। तो इसके लिए जो है फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी काम आती है। फिर उसके बाद देयर इज़ द मॉलिकुलर डीएनए एनालिसिस या फिर मॉलिकुलर एंथ्रोपोलॉजी। मॉलिकुलर एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बेसिकली हम जो एंशियंट डीएनए है, एंशियंट जो आपके पास एंशियंट डीएनए है या फिर जो एंशियंट पॉपुलेशन का जो डीएनए है, हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हम ये देखने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर डीएनए और विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर डीएनए ट्रेल कि अलग अलग पॉपुलेशंस कैसे जो है वो माइग्रेट हुई थी हिस्ट्री के अंदर। क्योंकि जैसे आजकल हमें माइग्रेशन दिखाई देता है, तो माइग्रेशन की हिस्ट्री बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि कैसे ह्यूमन बींग्स जो है वो माइग्रेट किए हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इसी माइग्रेशन से ही हमें आजकल की जो बनी हुई डाइवर्सिटी है उसके बारे में पता चलेगा। हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कहाँ पे रहते थे, कैसा खाना खाते थे, कैसे जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना है तो अगेन हमें माइग्रेशन के बारे में जानना होगा। और माइग्रेशन के बारे में जानने के दो तरीके हैं। पहला है आर्कोलॉजी, जिसके एविडेंसेस खोजने आज से तकरीबन 20 लाख साल पहले के बिल्कुल नामुमकिन प्राप्त होते हैं। दूसरा जो आता है दैट इज़ द मॉलिकुलर एंथ्रोपोलॉजी। मॉलिकुलर एंथ्रोपोलॉजी के अंदर अगेन हमें जब अवशेष मिलते हैं तो उनमें से हम जो है वो डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। है ये भी मामला बड़ा डिफ़िकल्ट, ठीक है, क्योंकि डीएनए जो है बहुत जल्दी करप्ट हो जाता है, बहुत जल्दी इसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है। तो बेसिकली कुछ खास जब हमारे पास लेट से दांत का कुछ मिला या फिर आपके पास जो है वो कान के पीछे वाली जो हड्डी होती है वहाँ से जो है वो कुछ डीएनए सैंपल्स वगैरह जो है वो अच्छे एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, और वहाँ से वी कैन ड्रॉ अ पर्टिकुलर ट्रेल कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो कैसे शिफ्ट हुए। रिसेंटली विद द हेल्प ऑफ द मॉलिकुलर एंथ्रोपोलॉजी सेवांतो पाबो ने काम किया था। तो सेवांते पाबो ने ये समझाया, ये बताया कि अभी भी हम लोगों के अंदर तकरीबन 1 से 2, कई पॉपुलेशंस के अंदर 2 से 4% जो नियंदरथाल का डीएनए है इट इज़ प्रेजेंट इन देम, ठीक है। सो ये जो है वो आपके पास बायोलॉजिकल यानी कि जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसका स्कोप है कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आखिरकार करती क्या है। इसके अंदर आपको एक चीज़ पता चली होगी कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या तो हमारी हिस्ट्री के बारे में हमें बता रही है, या फिर हमारी डाइवर्सिटी के बारे में हमें बता रही है, या फिर ये बता रही है कि कल्चर का क्या जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारी बायोलॉजी के ऊपर, ठीक है। हम कैसे जो है वो कल्चर के साथ, इकोलॉजी के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ जो है वो ज़िंदा रह रहे हैं, कैसे जो है वो हम एक ऑर्गेनाइज्ड या फिर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना रहे हैं। अल्टीमेटली यही बातें जो है वो यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इट इज़ सराउंडिंग और इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रोच हो जाती है, जिसको हम आगे चल के डिस्कस भी करते हैं,
दैट इज़ द बायोकल्चरल अप्रोच, कि हम सिर्फ और सिर्फ इंसान को बायोलॉजिकल एनिमल की तरह जो है वो नहीं देखेंगे, हम जो है वो उसको बायोलॉजी प्लस कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। और उसी के अंदर बहुत सारे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे फील्ड एनालिसिस। जैसे ही हम कुछ एक्सकेवेट करते हैं तो उसको जो है सबसे पहले जो है वो फील्ड एंड लैब कोलैबोरेशन जो है उसकी करते हैं। उसको फील्ड के ऊपर जो है वो उसको अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस किया जाएगा। उस एनालिसिस के अंदर जो है वो हम एसोसिएशंस देखते हैं, प्रोविनेंस देखते हैं। एसोसिएशन का मतलब क्या है कि जैसे ही हमें स्केलेटन मिला, हम ये देखते हैं कि उसके साथ कोई टूल मिल रहा है हमें, कैसी जो है वो हमें मिट्टी मिली है, और मिट्टी का सैंपल लिया जाता है। और मिट्टी के सैंपल के अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि उसके अंदर हमें पोलन ग्रेन्स जो है वो कैसे मिले हैं। क्योंकि जब हमें पोलन ग्रेन्स मिल जाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दोज पोलन ग्रेन्स वी आर एबल टू रिकंस्ट्रक्ट द एनवायरनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। तो हमें ये पता चल जाता है कि उस समय जो है वो कैसा एनवायरनमेंट, अगर हमें एनवायरनमेंट के बारे में पता चल गया तो अल्टीमेटली वी कैन हाइपोथाइज कि उस वक्त कैसे जो है वो जानवर यहाँ पे होते होंगे और कैसे ये लोग शिकार खेलते होंगे। एंड अल्टीमेटली और जो है वो हम डिगिंग करते हैं और वहाँ पे हमें कुछ टूल्स वगैरह भी मिल जाते हैं। सो वी आर एबल टू रिकंस्ट्रक्ट द होल सिनेरियो वेयर दीज एंसेस्टर्स ऑफ आर्स दे वर लिविंग। ठीक है, और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से एनालाइज करने के लिए हम इसके सीटी स्कैन्स करते हैं, माइक्रोस्कोपी, जो मॉर्फोमेट्रिक मेथड्स वगैरह वो हम स्केलेटन्स के ऊपर लगाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले फील्ड के ऊपर अच्छा एनालिसिस करना है, सैंपल कलेक्शन अच्छा होना चाहिए, फिर उसके बाद हम जो है उसको लैब के अंदर लेके जाते हैं। अलग अलग जो टेक्निक्स हैं वो हम उसके ऊपर लगाते हैं, and then we analyze that what would have happened, how did this would have been there in the history etc. ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है दी डेटिंग एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगेन अब हमें ये जो है वो ऑलरेडी ये चीज़ें पता चल गई हैं कि उस वक्त ऐसा होता होगा, लेकिन एग्जैक्ट हमें डेट नहीं पता चली। तो डेट पता करने के लिए अगेन हम हाइड्रोकार्बन डेटिंग या जो रेडियो कार्बन डेटिंग या फिर जो यूरेनियम डेटिंग है या फिर जो ल्यूमिनेंस डेटिंग है, वो जो डेटिंग मेथड्स हैं वो हम लगाते हैं। अब ये जो डेटिंग मेथड्स हैं वो अलग अलग कंटेक्स्ट के अंदर जो है वो लगते हैं। ठीक है, ये जो है वो ये सारी चीज़ें आगे चल के जो है वो हम करेंगे अल्टीमेटली, क्योंकि रेडियो कार्बन डेटिंग अगर आपके पास ऑर्गेनिक मटीरियल है वहाँ पे लगती है। यूरेनियम डेटिंग अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स हैं वहाँ पे जो है वो जनरली ये लगाई जाती है। थर्मोल्यूमिनेंस डेटिंग जहाँ पे आपके पास क्रिस्टलाइन मटेरियल प्रेजेंट है, आपने कोई टेराकोटा का कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मिट्टी के क्रिस्टल्स थे, तो वहाँ पे जो है वो ये लगती है। सो विद द हेल्प ऑफ द डेटिंग टेक्निक्स वी आर एबल टू कैलकुलेट द क्लियर कट क्रोनोलॉजी कि पहले ऐसे हुआ था जी, फिर ऐसे हुआ था जी, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। उसी के साथ साथ हम आइसोटोप एनालिसिस करते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली एनवायरनमेंट के अंदर तब उस टाइम के ऊपर ऑक्सीजन कितना था, कितना जो है वो आपके पास सैचुरेशन था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपके पास रेडिएशन थी सन की वो कितनी ज़्यादा थी, उन चीज़ों के बारे में पता चल सके। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को जनरली यूज़ किया जाता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर टू सी टूडेज वेरिएबिलिटी और सी टूडेज डाइवर्सिटी। ठीक है, जब हम आज की जो विभिन्नता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पॉपुलेशंस को हम कंपेयर करेंगे, उनके ब्लड ग्रुप को एनालाइज करेंगे, सीरोलॉजिकल एनालिसिस किया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो एनालिसिस है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो जेनेटिक्स के अंदर आ जाती हैं। उसी के साथ साथ जो कोर मेथड्स के अंदर हम फिजियोलॉजी देखते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट की वजह से अलग अलग जो है वो आपके पास जो बायोलॉजिकल मेकअप्स हैं ह्यूमंस के वो कैसे अलग अलग हैं। एंथ्रोपोमेट्री देखते हैं, एंथ्रोपोमेट्री के अंदर हम ये देखेंगे
कि कैसे जो है वो हम ह्यूमन बॉडी को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेजर करेंगे तभी तो आगे चल के कंपैरिजन होगा, तभी तो हम एक हाइपोथेसिस जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देयर आर दीज कोर मेथड्स। ठीक है, फील्ड के मेथड्स भी हैं और उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास जो लैब के मेथड्स हैं दे आर ऑल्सो इन देयर। ठीक है, सो अगेन कुछ जो की कंसेप्ट्स हैं और जो की थ्योरीज हैं जिसके लिए फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को जो है वो यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, इट इज़ द एवोल्यूशनरी फोर्सेस। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को अक्सर इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये देखने के लिए यूज़ किया जाता है कि एवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ है, व्हाट आर द फोर्सेस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एवोल्यूशन, म्यूटेशन कैसे काम करता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे काम करती है, जीन फ्लो कैसे काम करता है, और अल्टीमेटली आपके पास जो है वो जो जीन्स हैं वो कैसे चेंज हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डोब्ज़ांस्की कहते हैं कि जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन इट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन। जो नए जीन्स बनेंगे या फिर जो नया जेनेटिक मटेरियल बनेगा वो अल्टीमेटली कैसे बनेगा, वो म्यूटेशंस की हेल्प से बनेगा। जब एक बार आपने नया मटेरियल यूज चेंज कर लिया या फिर नया मटेरियल जो है वो आपने बना लिया, नए जीन्स जो है वो बना लिए, फिर उसके बाद अल्टीमेटली इट इज़ अपॉन द नेचर टू सिलेक्ट फ्रॉम दोज पर्टिकुलर जीन्स। ठीक है, वो उन जीन से जो है वो उन चीज़ों को सिलेक्ट करेगी, नेचर ही सिलेक्ट करेगी। ठीक है, देन उसके बाद अब नेचर ने अपने मन पसंदीदा लोग जो है बना लिए क्या, लेकिन ऑन दी अदर हैंड देयर इज़ अ चांस, हो सकता है कि भूकंप आ जाए या फिर हो सकता है कि वो जो लोग हैं आपस में ही लड़ पड़े। सो हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इट इज़ लॉस्ट बाय चांस, इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। फिर उसके बाद वो लोग रह रहे हैं, हो सकता है कि बाहर से कहीं से जो है माइग्रेशन आ जाए, जैसे इंडिया में बहुत सारी माइग्रेशंस हुई हैं, बहुत सारी इमिग्रेशंस हुई हैं, तो इट क्रिएट्स दी जीन फ्लो, फिर से दोबारा से जो है वो बहुत सारे नए जो है वो जीन्स आ गए, अगेन म्यूटेशन चलता रहेगा, नए नए और बनते रहेंगे और जो है वो जीन फ्लो से आते रहेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी चलता रहेगा, नेचुरल सिलेक्शन भी चलता रहेगा। तो इस तरह से देयर आर मैनी एवोल्यूशनरी फोर्सेस जो कि एवोल्यूशन को करेंगे, और ये चीज़ें जो है वो एवोल्यूशन को करती चली आ रही हैं। ये चीज़ें जो है वो सैद्धांतिक सच हैं, आज भी हैं, कल भी हैं, आगे भी होंगी। और ह्यूमंस के अंदर वेरिएशंस इन्हीं चीज़ों की वजह से बनते रहेंगे, इन्हीं चीज़ों की वजह से आप इवॉल्व कर रहे हो, करते रहोगे। उसी के साथ साथ हम प्लास्टिसिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। व्हाट इज़ प्लास्टिसिटी? फ्रांज बोआ एक बड़े अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। फ्रांज बोआ ने शिकागो के अंदर जब काम किया, तो शिकागो के अंदर जब इमिग्रेंट्स आ रहे थे उनके अंदर जब काम किया तो उन्होंने ये पाया कि जो इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं उनकी जो सेफेलिक कैपेसिटी है, यानी कि जो उनकी जो हेड की जो ब्रेड्थ है वो बढ़ती है जापानीज़ इमिग्रेंट्स की। जापान के अंदर जो है वो उनकी सेफेलिक इंडेक्स जो सेफेलिक कैपेसिटी थी वो थोड़ी सी कम थी, लेकिन जैसे ही बच्चे जो है वो जो अमेरिका के अंदर बड़े होते हैं, ठंडे क्लाइमेट के अंदर बड़े होते हैं, तो उनकी जो करीनल कैपेसिटी है वो जो है वो इंक्रीज़ करती है। तो इससे अल्टीमेटली जो है वो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला दैट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड द डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी, जिसको हम बायोलॉजिकल प्लास्टिसिटी कहते हैं। आगे चल के एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट आते हैं बाय द नेम ऑफ द लिविंगस्टोन, फ्रैंक लिविंगस्टोन। तो फ्रैंक लिविंगस्टोन जो है बड़ा साफ साफ तरीके से ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द बायोलॉजिकल प्लास्टिसिटी। तो जैसे जैसे जो है वो आप क्लाइंट्स के अंदर इन्वायरमेंट में मूव करते रहते हो, जैसे जैसे इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, आपकी जो बायोलॉजी है यानी कि आपकी जो शारीरिक बनतर है वो भी उसी हिसाब से जो है वो चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, एंड देन उसी के साथ साथ देयर इज़ द लाइफ हिस्ट्री ट्रेड ऑफ्स। इसको जो है वो फिलॉसफी के अंदर और इन दी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो इसको हम कहते हैं द सोमा थ्योरी।
सोमा थ्योरी क्या कहती है? सोमा थ्योरी कहती है कि आपके पास उतनी सी ही एनर्जी होती है और उतनी सी ही एनर्जी से आपको रिप्रोड्यूस भी करना है, आपको मेंटेन भी करना है, आपको ग्रो भी करना है, ठीक है। और क्योंकि आपको उतनी सी ही एनर्जी से रिप्रोड्यूस करना है, ग्रो करना है, मेंटेन भी करना है, तो इस वजह से आपके पास जो है वो बायोलॉजिकल ट्रेड ऑफ्स जो है वो आपकी बॉडी को लेने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रेड ऑफ इट इज़ द मेनोपॉज। अब सोमा थ्योरी जो है वो इसका क्या विश्लेषण देती है? वो कहती है कि लेट से आपके पास देयर इज नो मेनोपॉज, तो फीमेल की पूरी जो जिंदगी है वो अल्टीमेटली जो है वो रिप्रोडक्शन के अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा जो ग्रोथ साइकिल है वो खराब हो जाएगा, उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। बॉडी का मेंटेनेंस भी जरूरी है। तो बॉडी ने अल्टीमेटली एक एवोल्यूशनरी पे ऑफ करते हुए डेलिबरेटली मेनोपॉज का सिद्धांत जो है वो बना लिया कि इसके बाद या फिर इतने ही जो है वो आई विल डू दी रिप्रोडक्शन, इसके बाद जो है वो मैं रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं, ठीक है। उसी के साथ साथ देयर इज द बायोकल्चरल पैराडाइम, जो कि हमने बहुत बार जो है वो स्टडी कर लिया है। उसी के साथ साथ हम जो है वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि नई स्पीसीज कैसे बनी है, ठीक है। आपके पास जो है वो स्पीशाइजेशन और आपके पास जो है वो स्पेशलाइजेशन कैसे होता है, कब जो है वो आपके पास नई स्पीसीज बनती हैं, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन का खेल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। हमने ऑलरेडी ये देखा कि इंसानों के अंदर जो है वो आपके पास देयर इज़ म्यूटेशन नया मटेरियल बनाएगा, फिर उसके बाद आपके पास जो है वो जो नया मटेरियल है, जो जीन्स बने हुए हैं, वो जो नया मटेरियल है वो अल्टीमेटली आपके पास आगे चलेगा और आगे चल के जो है वो उसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन होगी। नेचुरल सिलेक्शन अगेन ड्रिफ्ट आ जाएगी उसमें। जब ड्रिफ्ट आ जाएगी नेचुरल सिलेक्शन के अंदर, ड्रिफ्ट का मतलब है आधे लोग जो है वो ऐसे ही ख़त्म हो गए, ठीक है, कोई कुदरती आपदा आ गई, अपने आपस में जो है वो भिड़ गए, ठीक है। तो इस ड्रिफ्ट के बाद अल्टीमेटली कई बार क्या होता है कि एक छोटी सी पॉपुलेशन जो है वो निकल के किसी दूसरे जोग्राफिकल रीजन के अंदर जो है वो चली जाती है एंड अल्टीमेटली वो अपने ही अंदर ब्रीड करती है और धीरे धीरे देखते ही देखते उस छोटी सी पॉपुलेशन के अंदर नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करती है। नेचुरल सिलेक्शन को कुछ ही जीन्स जो है वो पसंद आते हैं और वो जीन्स जो है वो उस पॉपुलेशन के अंदर इतने ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाते हैं कि वो पॉपुलेशन अपनी एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से अलग दिखना शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं स्पीशाइजेशन। और हमारी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर आज से तकरीबन 20 लाख 30 लाख साल पहले जब हम देखते हैं तो ऐसी स्पीशाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा मिलती है। अगेन उसी के साथ साथ जो रेस है, रेसिज्म की भावना है, उसको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है बड़े अच्छे तरीके से डिबंक करती है, ठीक है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कि आपके पास जो है वो डाइट जो है वो जीन्स को इवॉल्व करती है। जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टोज परसिस्टेंस है। पैथोजेंस जो है वो अगेन जीन्स को इवॉल्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया का केस है। उसी के साथ साथ जो है वो क्लाइमेट बॉडी फॉर्म्स को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बर्गमैन का केस जो है बताया कि जैसे जैसे अफ्रीका से आप अपर नॉर्थ यूरोपियन क्लाइमेट के अंदर जाना शुरू कर दोगे तो वैसे वैसे जो है आपके पास आपका शरीर जो है वो थोड़ा सा चौड़ा होता चला जाएगा, स्टॉकियर होता चला जाएगा। उसी के साथ साथ देयर इज़ द हाई एल्टीट्यूड और अडेप्टेशन, देयर आर कोल्ड अडेप्टेशंस, ठीक है, देयर आर हॉट अडेप्टेशंस। तो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, आपका जो शरीर है वो बदलता चला जाता है, ठीक है। और इसके जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के जो एप्लीकेशंस हैं दे आर ऑल्सो वेरी वाइड। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ का मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। अब अनीमिया को आपको समझना है। अनीमिया को समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ ये ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ पे पैथोजन कैसे हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ पे मलेरिया है वहाँ पे जो है वो सिकल सेल एनीमिया परसिस्ट करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले अप्रोच जो है वो हमारी यही होती है कि मलेरियल एरेडिकेशन प्रोग्राम जो है वो चलाए जाएं, इन्वायरमेंट को चेंज किया जाए।
क्योंकि हमें पता है इस चीज़ के बारे में कि इन्वायरमेंट जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा बायोलॉजी को। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट, सबसे जो बड़ी चीज़ रहती है वो यही है कि इन्वायरमेंट को चेंज किया जाए। तो जब हम इन्वायरमेंट को चेंज कर लेते हैं, देन धीरे धीरे जो है वो ये हमें समझ में आना शुरू होता है कि अगेन सिकल सेल एनीमिया को अगेन दोबारा फिर से ख़त्म करने के लिए हमें इनकी जेनेटिक काउंसलिंग करनी पड़ेगी। जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब क्या है कि हमें ये जो है वो चीज़ को देखना पड़ेगा कि ये लोग जो है वो शादियां कैसे कर रहे हैं। इनको समझाना पड़ेगा कि ऑलरेडी जो कैरियर है, सिकल सेल एनीमिया का कैरियर है, उसके साथ शादी नहीं करनी है। और धीरे 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 इनको जो है वो क्लैन एक्सोगेमी की तरफ जो है वो लेके जाना पड़ेगा। नाउ दिस इज़ अ वेरी टीडियस टास्क। उसी के साथ साथ उनकी न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है, ताकि अगर सिकल सेल ट्रेट आ भी गया है तो न्यूट्रिशन के ज़रिए किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ को जो है वो ट्रेड ऑफ किया जाए। उसी के साथ साथ फोरेंसिक्स और ह्यूमन राइट्स के अंदर हम जो है वो अगेन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को जो है वो यूज़ करते हैं। हम ये जो है वो देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो लोग हैं जो इसके अंदर फंस गए थे, उनका जेनोसाइड हुआ है, वो लोग कौन थे, ठीक है। उनका जो है वो अगेन फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली तंदूर कांड हुआ। अब दिल्ली तंदूर कांड के अंदर जो नैना सानी की बॉडी है वो जो है वो अगेन वी वर नॉट एबल टू रिकंस्ट्रक्ट until or unless the forensic anthropology it came in। तो विद द हेल्प ऑफ फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी हमने जो है वो ऑलमोस्ट जो एक फिजिकल जो एक रिकॉग्निशन है विद द हेल्प ऑफ द बोन्स, विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर, वो जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है वो हमने कर लिया था। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द डीएनए एनालिसिस इट केम इन। और जब हमने डीएनए एनालिसिस किया देन इट वाज वेरी क्लियर कि हाँ भाई 100% श्योर है कि ये जो बॉडी है वो नैना सानी की है, ठीक है। सो अगेन द ह्यूमन राइट वायलेशन रादर द मर्डर वाज देयर। हम उस चीज़ विद द हेल्प ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हम मर्डरर को जो है वो सलाखों के पीछे जो है पहुंचा पाए। वो अलग बात है कि रिसेंटली जो है उसकी बेल हो गई। एंड देन अगेन इन एर्गोनॉमिक्स एंड सपोर्ट्स, कैसे व्हीकल्स को डिज़ाइन किया जाए, कैसे जो है वो बॉडी कंफर्टेबली 6-7 घंटे जो है वो रह सकती है। आजकल की गाड़ियों को देखो, यू कैन ड्राइव ईजिली फॉर 6-7 आवर्स, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमारे जो जवान हैं वो सियाचिन के ऊपर उस ग्लेशियर, उस एनवायरनमेंट में कैसे जो है वो रह सकते हैं। वैसे जो चीज़ें हैं, वैसे जो टूल्स हैं, वैसे जो आपके पास जैकेट्स हैं, उनको कैसे डिज़ाइन किया जाए, ठीक है। फिर उसी के साथ साथ आपके पास जो है वो अगेन कैसे नॉन इन्वेजिव मेथड के साथ जो आपके पास कंजर्वेशन किया जा सके, ठीक है। कैसे जो है वो अगेन एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बनाई जा सके। तो अगेन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में भी एंथ्रोपोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तभी बनाई जाएगी जब हम ह्यूमन बीइंग्स के कल्चरल बिहेवियर को समझ सकेंगे, ठीक है। तो कल्चरल बिहेवियर जो है वो अगेन कैपिटलिस्ट वाला हो जाएगा अगर हमारी पॉलिसीज़ उस डायरेक्शन में जा रही हैं। सो हाउ कैन वी बी द कंजर्वेटिव्स, मतलब कैसा जो है वो आपके पास इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन जो है बनाया जा सकता है। तो इस चीज़ को समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं वो जो है वो आपके पास अगेन कंजर्वेशन से हमें जो है वो पीछे हटा देती हैं। और उस चीज़ को जो है वो अगेन वी आर एबल टू, इफ़ वी आर एबल टू ब्रिंग ऑन द इंटरनेशनल फोरम्स, तो हम जो है वो अगेन उस चीज़ को जो है वो देख पाएंगे। सिमिलरली टेक द केस ऑफ द प्राइमेटोलॉजी। ये तो है कि द नेचुरल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अगर हम प्राइमेट्स का कंजर्वेशन करें तो प्राइमेट्स के कंजर्वेशन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी अब तक की, वो क्या थी? वो ये थी कि हमने जो है प्राइमेट्स को फॉरेस्ट से निकाला और फॉरेस्ट वगैरह से जो है वो निकाल करके हमने जो प्राइमेट्स को पिंजरों के अंदर बंद कर दिया और कह दिया कि बेसिकली हम प्राइमेट्स को जो है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पिंजरों के अंदर जो है ब्रीडिंग की। बट अगेन दी
एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे आर वेरी अगेंस्ट इट, वी कॉल देम द इन्वेजिव मेथड्स। हम ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमेन कैसे हो सकते हैं और उनको बचा कैसे सकते हैं, अगेन एंथ्रोपोलॉजी जो है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे जो है वो एजुकेशन एंड पॉलिसी कैसे जो है वो बनाई जाए ताकि जो रेशियल टपोलॉजीज़ हैं वो कम से कम हो सके, जो इन्वायरमेंटल जस्टिस है वो दिया जा सके, हेल्थ इक्वालिटी जो है वो आ सके। सो ये सारी की सारी चीज़ों के लिए हमें एक होलिस्टिक नॉलेज ह्यूमैनिटी की वो जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ दैट अगेन द नॉलेज ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी इट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, उसी के साथ साथ जो है वो देयर आर मैनी पीपल हु हैव डन दी वर्क्स, जैसे फॉर एग्जांपल डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन में काम किया, अर्नेस्ट हुटन जो है वो अगेन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और रेसिस के अंदर काम करते हैं। सो ये सब लोग जो है वो हम आगे चल के करेंगे। ठीक है, रेमंड डार्ट के बारे में पढ़ा जाएगा, लीकी के बारे में पढ़ा जाएगा, जॉनसन के बारे में पढ़ा जाएगा, स्टिंजर के बारे में पढ़ा जाएगा, लिविंगस्टोन, टनर और क्लाइड स्नो। ठीक है, इन सब के बारे में जो है विल डिस्कस इट। सो बेसिकली दिस इज द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ओके, डाउट कोई फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में? दिस इज क्लियर? शौर्या कोई डाउट फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में? दिस इज क्लियर? थिंक यू आर नॉट अवेलेबल इन हेयर। चलो, सो दी जो अगली दो ब्रांचेस हैं फिर हम वो अगले सेक्शन के अंदर करते हैं। ठीक है, दैट इज़ द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी एंड द आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, कुछ ज़्यादा है नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो वो अगले सेशन के अंदर करेंगे एंड देन हम बेसिकली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जाएंगे और बाकी जो सेक्शंस हैं उनको किया जाएगा। ओके, चलिए।